हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई होप आप सब लोगों ने वीडियो के जो सैलरीज के लास्ट लेक्चर थे वो देख लिए होंगे एंड अच्छे से रिवाइज भी कर लिए होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ। एक बार कल हमने अलाउंसेस स्टार्ट कर लिए थे, अलाउंसेस का कुछ पोर्शन जो हमने कल पढ़ लिए थे। कुछ हमने क्या पढ़ा था, हमने कल क्या पढ़ा था, कल कुछ ऐसे पोर्शन पढ़े थे जो कि क्या थे, जो कि किस पे बेस्ड एग्जाम थे, जो एग्जाम्शन तो जिनको मिल रही थी, जो एग्जाम तो हो रहे थे बट एक्सपेंडिचर बेस्ड थे। जो हमने पढ़ा था कैट उधर एग्जाम्शन, जो एक्सपेंडिचर बेस्ड एग्जाम्शन जिनको मिल रही थी वो थे कैट उधर वाले अलाउंसेस। उसके बाद कुछ अलाउंसेस मिले थे जिनके ऊपर ना कोई एक्सपेंडिचर की थी ना कुछ भी, बट स्टिल उनके ऊपर एक लिमिट थी, जैसे कि चिल्ड्रन अलाउंसेस वगैरह हमने पढ़े थे। ये सब हम एक बार लास्ट में फिर से रिवाइज करेंगे। अभी हम कंटिन्यू करते हैं फर्दर लास्ट लेक्चर वाला। लास्ट लेक्चर में हमने कौन से देखे थे, कुछ जो एक्सपेंडिचर बेस्ड थे हमने वो भी अलाउंसेस देख लिए थे, और कुछ कौन से थे, कुछ हमारे वो थे जो डायरेक्ट जिनकी लिमिट दी हुई थी वो भी हमने देख लिए थे कि कितने थे। अब जो भी बच गए, बाकी जो भी अलाउंसेस बच गए वो क्या है, फुल्ली टैक्सेबल। वो कौन से अलाउंसेस बच गए हमारे, फुल्ली टैक्सेबल वाले अलाउंसेस। अभी हम लास्ट में कंप्लीट रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। अभी मेरा पहले का टारगेट है कि मुझे सैलरी का जो टॉपिक है वो कंसेप्ट सारे आज कंप्लीट करवाने हैं। तो पहले वो करते हैं, लास्ट में कंप्लीट जितना भी हमने कंप्लीट 3 दिनों में सैलरी पढ़ा है वो होल सैलरी हम एक बार लास्ट में रिवाइज कर लेंगे फास्टली फास्टली से, ठीक है। अभी देखते हैं फुल्ली टैक्सेबल जो भी बच गए। कुछ हमने देखे एग्जाम्पशन बेस्ड, कुछ हमने देखे लिमिट बेस्ड, बाकी जो बच गए लाइक एंटरटेनमेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ओवर टाइम, सर्वेंट, टिफिन, वार्डन अलाउंस वगैरह, ये सब क्या थे, ये सब क्या थे, ये टैक्सेबल रह जाएंगे, फुल्ली टैक्सेबल। जो लिमिट वाले हैं जिनके लिए एग्जाम्पशन दी हुई हैं वो छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। अब देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमने पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में क्या था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में लिमिट थी, लेकिन वो लिमिट किसके लिए थी, 3200 पर मंथ वाली लिमिट। दैट वाज ओनली फॉर द हैंडीकैप्ड पर्सन। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो अदर देन हैंडीकैप्ड है उनके लिए क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस हो जाएगा। आई होप आप पीछे से वीडियो कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। अगर नहीं आपने देखी है तो प्लीज पीछे जाके पहले सेकंड पार्ट देखिए, आपके अलाउंसेस भी और रिटायरमेंट बेनिफिट जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम डोंट वरी रिवाइज करने वाले हैं, कंप्लीट रिवीजन ऑफ सैलरी, क्विक रिवीजन कर लेंगे 10 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा आज का टारगेट क्या है, पर्क विजिट करना। पर्क विजिट हमें कंप्लीट करने हैं आज के लेक्चर में। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पर्क विजिट्स का मीनिंग क्या है, पर्क विजिट्स का मीनिंग क्या है। अब एक बात बताइए, पर्क विजिट का मीनिंग क्या है, कुछ बेनिफिट दिए जा रहे हैं। क्या दिया जा रहा है, कुछ बेनिफिट दिए जा रहे हैं, नॉट अमाउंट ऑफ मनी, नॉट अमाउंट ऑफ मनी। आपको कुछ बेनिफिट दिया जा रहा है बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। अगर आपको कुछ बेनिफिट दिए जा रहे हैं तो वो बेनिफिट्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो बेनिफिट्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि वो बेनिफिट किस वजह से मिल रहा है, वो बेनिफिट मिल रहा है, किस वजह से मिल रहा है वो बेनिफिट, वो मिल रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप की वजह से, इसीलिए हम उसको सैलरी में पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको नॉर्मल सा एक डिफरेंशिएशन बता देती हूँ, आप ये देखिए, अगर मैं आपको मनी दे रही हूँ, अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ और मैं अपने एम्प्लॉय को पैसा दे रही हूँ, मनी, आपको मैं 10,000 पर मंथ दूंगी, आप अपना घर रेंट पर ले लीजिए, आप अपना घर रेंट पर ले लीजिए। तो वो क्या हुआ, अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है वो 10,000 मिले, 15 मिले, 5 मिले, मैंने एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी उसको देने का डिसाइड किया, मैंने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी उसको देने का डिसाइड किया। उसके बाद वो उसकी हेडेक है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मैंने अमाउंट ऑफ मनी दे दिया फिक्स, दैट इज द अलाउंस। क्या बन गया, ये अलाउंस होता है ये। बट मैंने उसको डायरेक्टली हाउस प्रोवाइड किया रहने के लिए, मैंने उसको डायरेक्टली हाउस प्रोवाइड किया रहने के लिए, तो क्या हुआ, ये एक बेनिफिट हुआ जिसका खर्चा कौन करेगा, एम्प्लॉयर करेगा, जिसका खर्चा कौन करेगा, एम्प्लॉयर। प्लीज ध्यान रखिए, एक बेनिफिट दिया जा रहा है अगर जिसका खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, जिसका खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, डायरेक्टली एम्प्लॉय को तो डायरेक्टली वो बेनिफिट मिल रहा है, एम्प्लॉय के हाथ में कैश नहीं आ रहा है, डायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है।
तो वो क्या हो गया, वो हुआ परक्विजिट। वो क्या हो गया, परक्विजिट हो गया। वो क्या हो गया, परक्विजिट हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अलाउंस और परक्विजिट, क्योंकि मोस्टली बच्चों का कंफ्यूजन यही है। ध्यान रखिए, अगर आपको क्या बोल, वैसे तो आपको बोल दिया जाएगा, बट स्टिल अगर आपको पैसा दिया जा रहा है तो वो अलाउंस हो गया। अगर आपको डायरेक्टली हाउस प्रोवाइड किया जा रहा है, कोई क्वार्टर प्रोवाइड किया जा रहा है, वो क्या हुआ, वो परक्विजिट हो गया। वो क्या हुआ, वो परक्विजिट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो परक्विजिट्स, क्या करने वाले हैं, वो परक्विजिट्स जो क्या है, जो कंप्लीटली एग्जम्प्टेड हैं। वो परक्विजिट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, वो परक्विजिट जो क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर किसको दे रहा है, एम्प्लॉय को दे रहा है, वो परक्विजिट क्या हो गया, वो एग्जम्प्ट है। कुछ हम पढ़ने वाले हैं वो परक्विजिट एग्जम्प्ट है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा तो, अभी हम क्या पढ़े, फुल्ली एग्जम्प्टेड, कुछ नहीं देखना, अगर ये सब मिला है तो वो एग्जम्प्टेड है। अब एग्जम्प्टेड का मतलब क्या, आप ध्यान दीजिए। टैक्सेबल परक्विजिट का मतलब क्या, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ कैश दिया फिक्स्ड, वो तो बेसिक सैलरी होगी, बट कोई बेनिफिट दे रहा है, वो इनडायरेक्ट सैलरी तो हो गई, तो वो परक्विजिट के नाम से हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ताकि वो सैलरी में ऐड कर दी जाए, ताकि वो सैलरी में ऐड कर दी जाए। अब अगर ये बेनिफिट दिए जाएंगे तो वो सैलरी में ऐड ऑन नहीं होंगे, है तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप की वजह से ही, ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली हो गया और नॉन मॉनेटरी हो गया। ध्यान रखिए, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था नॉन मॉनेटरी भी हो गया और इनडायरेक्टली भी हो गया, तो वो भी तो सैलरी था ना हमारे लिए। बट इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये वाले जो परक्विजिट्स हैं वो एग्जम्प्टेड रखे हैं। वो अगर दे रहा है कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो वो क्या है, वो हमारे लिए एग्जम्प्टेड है, वो हमारे लिए एग्जम्प्टेड है। अभी हम पढ़ते हैं कि कौन सा परक्विजिट है, अभी हम पढ़ते हैं कि वो कौन सा परक्विजिट है। सबसे पहले आप देखिए कौन सा परक्विजिट है। सबसे पहले फूड ड्यूरिंग द ऑफिस, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फूड प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फूड प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या है, एग्जम्प्टेड है, प्रोवाइडेड इट इज प्रोवाइडिंग ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स। ऑफिस में अगर दिया जा रहा है तो वो फूड क्या हो गया, एग्जम्प्टेड हो गया। नेक्स्ट, अगर मोबाइल, अब आप कहोगे, चलो नेक्स्ट देखते हैं, अभी पहले अब क्या है नेक्स्ट, अगर उसको मोबाइल या टेलीफोन की कोई सर्विसेज दी जा रही हैं, मोबाइल या टेलीफोन की कोई सर्विस दी जा रही हैं, तो वो सर्विसेज भी एग्जम्प्ट हैं। अब एक बात बताओ, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मोबाइल फोन दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मोबाइल फोन दिया, अब जर्नल उसका पर्पस तो यही होगा ना कि वो ऑफिस आवर्स में यूज करे, तो क्या एम्प्लॉय को उसका कोई बेनिफिट मिल रहा है, नॉर्मली देखा जाए तो नहीं, अगर वो ऑफिस आवर्स में यूज कर रहा है। बट आप ट्रैक नहीं कर पाओगे कि वो ऑफिस आवर्स में यूज कर रहा है या फिर अपने घर पे अपनी वाइफ के साथ बात कर रहा है या फिर अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहा है, यू कैन नॉट ट्रैक दैट, तो वो एग्जम्प्टेड ही रहेंगे। मोबाइल फोन और टेलीफोन, ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया गया है, डोंट वरी, इट इज ऑल एग्जम्प्टेड, क्योंकि यू कैन नॉट बाइफरकेट इट, यू कैन नॉट बाइफरकेट इट। ठीक है, उसके बाद अगर टी और स्नैक्स दिए जा रहे हैं, अगर टी और स्नैक्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है, टी और स्नैक्स अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या हो गया, वो भी एग्जम्प्टेड हो गया। टी और स्नैक्स क्या हो गया, वो भी एग्जम्प्टेड हो गया। एग्जम्प्टेड क्या हुआ, परक्विजिट, क्योंकि ये मॉनेटरी अलाउंस नहीं है। उसके बाद ट्रेनिंग अगर दी जा रही है तो वो भी एग्जम्प्टेड है। नेक्स्ट, इट इज कंप्यूटर और लैपटॉप, ध्यान दीजिए, अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कंप्यूटर या लैपटॉप लगा के दे रहा है, बना दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है उसका पर्पस तो क्या होगा, ताकि वो काम करे। बट आप क्या उसको ट्रैक कर पाओगे कि वो ऑफिशियल है, या घर जाके अगर वो वेब सीरीज देख रहा है, मूवीज देख रहा है, बिग बॉस देख रहा है जाके वूट पे, है ना, तो क्या आप उसको कर पाओगे, नहीं पॉसिबल है। तो कंप्यूटर और लैपटॉप में क्या होगा, दैट इज ऑल्सो एग्जम्प्टेड परक्विजिट। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फूड, फूड इज एग्जम्प्टेड, मोबाइल और टेलीफोन एग्जम्प्टेड, टी कॉफी टी स्नैक्स एग्जम्प्टेड, ट्रेनिंग एग्जम्प्टेड, कंप्यूटर और लैपटॉप दैट इज फुल्ली एग्जम्प्टेड। प्लीज ध्यान दीजिए, बच्चे गलती यहाँ पे करते हैं,
अगर आपको क्वेश्चन में इवन इट इज प्रोवाइडेड कि उसने घर पे जाके पर्सनल काम के लिए यूज किया, स्टिल इट इज एग्जम्प्टेड। उसके बाद देखिए लोन की बारी आ जाती है, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इसमें। लोन, अगर एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड किया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड किया, लोन प्रोवाइड किया। अब ऑब्वियस सी बात है, मान लो उसने 10,000 का लोन प्रोवाइड किया, मार्केट में उसका इंटरेस्ट रेट है 10%, और मार्केट में उसका रेट है इंटरेस्ट रेट है 10%, एम्प्लॉयर कहता है मैं आपको 5% पे ही दूंगा या 6% पे ही दूंगा, तो उसको बेनिफिट हुआ ना, इस रिलेशनशिप की वजह से कोई बेनिफिट हुआ ना, तो वो टैक्सेबल होना चाहिए सैलरी में। अगर हम सैलरी की डेफिनेशन देखें तो वो बेनिफिट पर्क के अंदर, पर्क विजिट के अंदर टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में क्या रूल बना हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 में क्या रूल बना हुआ है, ये बना हुआ है कि अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड करता है अप टू 20,000, ध्यान रखिए अप टू 20,000, तो उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट बेनिफिट, चाहे वो अगर वो नील रेट पे देता है तो 10 का 10% इंटरेस्ट बेनिफिट, अगर वो 6 पे दे रहा है तो 4% इंटरेस्ट बेनिफिट, वो इंटरेस्ट बेनिफिट क्या हो जाएगा, वो इंटरेस्ट बेनिफिट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, वो इंटरेस्ट बेनिफिट क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्टेड होगा। ध्यान रखिए, अगर कोई भी लोन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन अगर प्रोवाइड किया है और वो लोन अप टू 20,000 है, तो उस पे मिलने वाला बेनिफिट एग्जाम्प्ट होगा। ध्यान रखिए, इंटरेस्ट के थ्रू बेनिफिट दिया जा रहा है, लोन अमाउंट इज नॉट अ बेनिफिट। क्यों? क्योंकि लोन तो वापस देना पड़ेगा ना, बेनिफिट कहां से हुआ, बेनिफिट तो इंटरेस्ट डिफरेंशियल, इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस है उसकी वजह से हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्वेयंस दिया हुआ है, कन्वेयंस बेनिफिट दिया हुआ है, तो वो क्या हो गया, वो क्या हुआ, वो भी आपको एग्जम्प्टेड है, वो भी ऑलवेज एग्जम्प्टेड है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हमने क्या कर लिया, हमने एग्जम्प्टेड पोर्शन पढ़ लिए हैं, किसके, पर्क विजिट के। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर एग्जाम्पशन में नहीं दिए होंगे तो ये एज पर डेफिनेशन ऑफ सैलरी डेफिनेशन का पार्ट बनेंगे, तो ये टैक्सेबल होने चाहिए। बट ये थ्रू नोटिफिकेशन या सेक्शन जो भी है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ से है, ये एग्जम्प्टेड है, आप इतना ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, ध्यान रखिए, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, दो तरीके से गिफ्ट हो सकता है, इट कैन बी इन कैश और इन काइंड ऑल्सो। गिफ्ट कैसे हो सकता है, इन कैश और इन काइंड ऑल्सो। अगर गिफ्ट इन कैश है तो फुल्ली टैक्सेबल है, अगर इन गिफ्ट इन कैश है तो फुल्ली टैक्सेबल है। अगर इन काइंड है तो क्या होगा, अप टू 5,000 फुल्ली एग्जाम्प्टेड, अप टू 5,000 फुल्ली एग्जाम्प्टेड, अदरवाइज वो फुल टैक्सेबल, अदरवाइज वो फुल का फुल ही टैक्सेबल हो जाएगा। अगर सिर्फ आपने इतना देखना है, 5 से ज्यादा है तो टैक्सेबल है, 5 से नीचे है तो एग्जम्प्टेड है, अप टू 5 एग्जम्प्टेड, लेस देन 5 सॉरी, लेस देन 5 अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है तो वो एग्जम्प्टेड है, तो मोर देन 5 क्या है, टैक्सेबल है। आपको खैर इतना एग्जैक्ट 5 पे तो फंसाएगा नहीं, बट स्टिल ध्यान रखिए आप इसको। ठीक है, उसके बाद आइए, ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ, हमारा कंप्लीट हुआ अभी एग्जम्प्टेड पोर्शन ऑफ परक्विजिट। हमने क्या पढ़ लिया, हमने क्या कंप्लीट किया, एग्जम्प्टेड पोर्शन। एग्जम्प्टेड पोर्शन किसका, ऑफ परक्विजिट्स का, एग्जम्प्टेड पोर्शन ऑफ परक्विजिट्स, हमने इसको फटाफट से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन पे। एक
जस्ट अ मिनट गाइस प्लीज, एक्चुअली डॉक्यूमेंट बंद हो गए हैं। आई होप आपको ये एग्जाम्प्टेड पोर्शन हमारा समझ में आ गया होगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देता है, मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है। ध्यान दीजिए, अगर वो कैश अमाउंट दे रहा है तो वो क्या हो गया, अलाउंस। मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। ध्यान रखिए, मेडिकल अलाउंस अगर है तो वो क्या है, वो फुल्ली टैक्सेबल है। मेडिकल अलाउंस इज ऑलवेज टैक्सेबल, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। जो फुल टैक्सेबल के मैंने चार्ट में दिए हुए हैं उसमें लिखा हुआ है मेडिकल अलाउंस क्या है, फुल्ली टैक्सेबल है। बट इन केस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या दे रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या दे रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अभी हम देखते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट का क्या होगा। ये है मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया। मेडिकल ट्रीटमेंट अगर वो क्या दे रहा है, इन इंडिया दे रहा है। ये मैं आपको करवा रही हूँ ताकि इनकेस थोड़ा भी चांस हो पेपर हार्ड आने का तो ये आपके टॉपिक्स कवर हो सकते हैं थोड़े बहुत। तो मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हुआ, मेडिकल ट्रीटमेंट अगर वो इंडिया में दिया जा रहा है तो वो एग्जाम, इंडिया में दिया जा रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट तो क्या होगा, तो हमने क्या देखना है, अगर वो अप्रूव्ड और ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, अगर ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट वाले ओन्ड मेडिकल फैसिलिटीज हैं तो क्या हो जाएगा, मेडिकल तो वो एग्जाम्प्टेड है। अगर वो एम्प्लॉयर का खुद का ही हॉस्पिटल है, वहां से सर्विस दे रहा है तो वो भी एग्जाम्प्टेड है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से दे रहा है जो कि इनकम टैक्स के सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने अप्रूव किया हुआ है, वो भी एग्जाम्प्टेड है। ध्यान दीजिए, अगर मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं कि आप पैसे रखो और जाके अपना ट्रीटमेंट करवा लेना, आपको करवाना हुआ तो आप करवाओ, ना करवाओ, वो फुल्ली टैक्सेबल है। बट इन केस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, इन केस ऑफ क्या हुआ, मेडिकल ट्रीटमेंट के केस में क्या हुआ, हमने क्या चेक करना है, क्या वो अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है। इन केस इट इज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, वो क्या होगा, एग्जाम्प्टेड। अगर प्राइवेट, उसका खुद का हॉस्पिटल है एम्प्लॉयर का तो भी एग्जाम्प्टेड। इन केस प्राइवेट हॉस्पिटल है जो सीबीडीटी ने प्रोवाइड किया है, अप्रूव किया हुआ है, वो भी एग्जाम्प्टेड। बाकी कोई भी बच गया, प्राइवेट डॉक्टर, अदर हॉस्पिटल, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल का मतलब क्या, उसको जो फैसिलिटी दी गई है उसकी वैल्यू फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी अंडर दैट सैलरी। ध्यान रखिए, फुल्ली टैक्सेबल का मतलब क्या, उसको एक्चुअल में तो पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसको क्या मिल रहा है, एम्प्लॉय को मिल रहा है ट्रीटमेंट, उस ट्रीटमेंट की जो भी वैल्यू होगी दैट इज फुल्ली टैक्सेबल, अगर वो इन तीन केसेस में छोड़ के ली गई है। अगर वो आउटसाइड इंडिया है तो जो भी आरबीआई अप्रूव करेगा तो वो उतना अमाउंट एग्जाम्प्टेड हो जाएगा। वन अटेंडेंट अलाउड होता है बाहर जाने के लिए साथ में, इन केस आउटसाइड अगर इंडिया ट्रीटमेंट है, वन अटेंडेंट, तो उसका भी अमाउंट जितना आरबीआई बोलेगा वो उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा खर्चा। ठीक है, आई होप आपको मेडिकल ट्रीटमेंट भी समझ में आ गया होगा। अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, इट इज रेंट फ्री अकोमोडेशन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेंट फ्री अकोमोडेशन। ध्यान दीजिए, रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो उसका लाइसेंस भी कुछ डेजिग्नेटेड आपको डायरेक्टली दिया होता है, तो वो उतनी हम उसकी वैल्यू मानते हैं। ध्यान दीजिए, मैं आपको बार बार रिकॉल करा रही हूँ, क्या हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, हम पर्क विजिट्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। क्यों, क्योंकि एज पर द सैलरी, एज पर द डेफिनेशन ऑफ सैलरी, अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप की वजह से, अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप की वजह से कोई नॉन मॉनिटरी बेनिफिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सैलरी, उसका नाम क्या हो गया, परक्विजिट हो गया। अब ध्यान दीजिए, अलाउंस हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ रहे हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्या पढ़ रहे हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब हो सकता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे ना देके डायरेक्टली क्वार्टर, एक फ्लैट प्रोवाइड कर रहा हो, इसमें भी टू केसेस पॉसिबल है। ध्यान दीजिए, क्या पॉसिबल है, टू केसेस पॉसिबल हैं। नंबर वन, एम्प्लॉयर का खुद का है वो घर, एम्प्लॉयर खुद के नाम पे वो घर ओन कर रहा है, या फिर एम्प्लॉयर ने पहले तो रेंट पे लिया फिर एम्प्लॉय को दिया, पहले तो रेंट पे लिया फिर एम्प्लॉय को दिया। अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर है तो क्या होगा, देखते रहिए। तो हमने क्या देखना होगा,
कितना पॉपुलेशन है, किस पॉपुलेशन वाइज हम चलेंगे, जिस सिटी में घर लिया अगर उसकी पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है, ध्यान रखिए मोर देन 25 लाख है तो क्या होगा 15% ऑफ सैलरी। सैलरी अभी हम देखेंगे क्या है, इसमें थोड़ा आड़ी टेढ़ी सी सैलरी है, बट सुनिए अभी आप याद कीजिए, अगर वहां की पॉपुलेशन मोर देन 15 लाख है, सॉरी 25 लाख है, मोर देन 25 लाख है, तो 15% ऑफ सैलरी क्या बन जाएगी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट जो सैलरी में ऐड हो जाएगी, वो परक्विजिट जो सैलरी में ऐड हो जाएगी। उसके बाद इन केस आपकी 10 लाख या उससे ज्यादा की पॉपुलेशन है, 10 लाख या उससे ज्यादा की पॉपुलेशन है, बट लेस देन क्या है, लेस देन 25 लैक्स है, लेस देन 25 लैक्स है, तो क्या हो जाएगा, अगर लेस देन 25 लैक्स है तो क्या होगा, तो ये होगा 10% ऑफ सैलरी हम परक्विजिट का पार्ट मान लेंगे, बट इन केस लेस देन ही 10 लाख है तो 7.5% ऑफ सैलरी हम ले लेंगे, 7.5% ऑफ सैलरी हम ले लेंगे। सिंपल सी बात, अगर हाउस दिया है, टू केसेस आर पॉसिबल, इधर इट इज एम्प्लॉय ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर या फिर इट इज टेकन बाय द एम्प्लॉयर ऑन द हायर, उसने हायर पे लेके आगे दिया है। अगर उसने क्या किया है, ओन्ड है उसका, तो हम पॉपुलेशन पे जाएंगे फर्दर, अगर वो लेस देन 10 लाख की पॉपुलेशन है तो 7.5% ऑफ सैलरी, अगर वो 10 लाख और मोर देन 10 लाख है बट लेस देन 25 लाख है तो क्या होगा 10% ऑफ सैलरी, बट इन केस इट इज मोर देन 25 lakhs देन इट इज 15% ऑफ सैलरी। ये क्या है जो मैं बोल रही हूँ, दैट इज द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट जो कि अंडर द हेड सैलरी आएगा एज पर द डेफिनेशन ऑफ सैलरी। उसके बाद ये देखिए, अगर हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने हायर किया फिर दिया, हायर किया फिर दिया, तो क्या होगा, रेंट कितना पे किया है और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, मान लो सैलरी थी एम्प्लॉयर की 1 लाख, उसका 15% 15,000 आ गया और रेंट तो आपने सिर्फ 10,000 ही दिया है एम्प्लॉयर ने, तो कौन सा टैक्सेबल होगा, वैल्यू ऑफ बेनिफिट कितना हुआ, ओनली 10,000, दोनों में से जो लोअर होगा वही हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से देखिए, ये सबसे ट्रिकी पोर्शन ऑफ सैलरी है, सैलरी कैसे निकलेगी इसमें, इस पोर्शन में जो सैलरी निकलती है उसमें क्या दिया हुआ है, बहुत ट्रिकी दिया हुआ है। अगर आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको सिंपल सा बात बताती हूँ, सबसे पहले मैं आपको सिंपल सी चीज क्लियर करती हूँ, फिर इसके देख लेंगे एक बार नोट से भी। कैसे होता है, आपकी एक बेसिक सैलरी आती है, कुछ आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स आते हैं, फिर आपके अलाउंसेज आते हैं, फिर आपके पर्क्विजिट आते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखना है, जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है वो किसका पोर्शन है, पर्क्विजिट का, तो पर्क्विजिट से पहले पर्क्विजिट को छोड़ दो, पर्क्विजिट को छोड़ दो, और ऊपर में भी क्या छोड़ना है, एक तो पर्क्विजिट को छोड़ दो, एक तो पर्क्विजिट को छोड़ दो, ऊपर में भी क्या छोड़ना है, वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वो रिटायरमेंट बेनिफिट जो लम सम अमाउंट में मिलते हैं, चाहे वो पीएफ है, वो लीव एनकैशमेंट करवा लिया आपने ड्यूरिंग द ईयर, है ना, और सिर्फ हमने वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमने सिर्फ उसमें से छोड़ना कौन सा पोर्शन है, वो पोर्शन जो कि आपको लम सम एट द रिटायरमेंट मिल रहा हो, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जो कि आपको लम सम एट द रिटायरमेंट मिल रहा हो, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ लीव सैलरी, टैक्सेबल पोर्शन आपने वो ले लेना है, जैसे लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग द वो करवा लिया, वो हमने ले लेना है, बट सिर्फ वो छोड़ देना है जो लमसम क्या हो, लमसम एट द रिटायरमेंट गिवन हो वो हमने छोड़ देना है, वो छोड़ के बाकी सब हम ले लेंगे। इट मीन सिंपल सी बात है, पर्क्विजिट को सबसे लास्ट में कैलकुलेट करना है इसको, क्यों, क्योंकि पहले अलाउंसेस भी ऐड होंगे, पहले वो सब निकाल लीजिए उसके बाद इसको कैलकुलेट कीजिए। अब सेकंड बात, अब मैंने कहा है पर्क्विजिट का मतलब क्या है, एम्प्लॉयर जो बेनिफिट दे रहा है एम्प्लॉय को। अब एक बात बताओ, आपने कितना भी बेनिफिट दिया, हमने ये सब कैलकुलेट कर लिया, मान लो हम ये ले लेते हैं फॉर एग्जांपल हायर्ड बाय वाला, हमने यहाँ पे कितना निकाला 10,000, अब उसने क्या किया, एम्प्लॉय से 2,000 चार्ज कर लिया, क्या उसको बेनिफिट 10,000 का मिला है एक्चुअल में, नहीं, एग्जैक्ट अमाउंट में बेनिफिट इसको कितना मिला है एम्प्लॉयर से, ओनली 8,000 बेनिफिट मिला है। तो ध्यान रखिए, अगर एम्प्लॉयर ने कुछ अमाउंट एम्प्लॉय से चार्ज कर ली है, एम्प्लॉयर ने कुछ अमाउंट एम्प्लॉय से अगर चार्ज कर ली है तो हम उसको रिड्यूस कर देंगे, मतलब नेट बेनिफिट, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं,
net benefit provided by the employer to the employee that will be taxable portion of the perquisite which will be included in the salary. I hope आपको समझ में आ गया होगा HRA। एक बार फिर से मैं HRA का करवाती हूँ रिवाइज। देखिए, अगर उसका खुद का घर है तो 3 पोर्शन, population less than 10 lakh, less than 10 lakh, less than 10 lakh, equal to or more than 10 but less than 20, more than 25, sorry more than 25 होता है यहाँ पे, है ना, more than 25 था, 7.5 10 15, 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 15%। अगर हायर वाला है तो जितना रेंट पे किया है, अगर हायर वाला है जितना रेंट पे किया है उसमें से क्या करोगे, उसमें से आप क्या करोगे, और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, वो परक्विजिट का पार्ट है। इन सब केसेस में पहले परक्विजिट का पार्ट निकालिए, फिर अगर एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को कुछ डिपॉजिट किया है इसके बिहाफ पे तो वो लेस कर दीजिए। लेस करने का रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये बेनिफिट में से रिड्यूस हो गया, इतना बेनिफिट उसको एम्प्लॉयर से नहीं मिला, परक्विजिट मतलब एम्प्लॉयर से जो बेनिफिट नेट बेनिफिट उसको मिल रहा है। चलिए आइए हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। अब हो सकता है जो हमने घर दिया एम्प्लॉय को, या तो वो फर्निश्ड भी हो सकता है या फिर वो अनफर्निश्ड भी हो सकता है, फर्निश्ड भी हो सकता है, अनफर्निश्ड भी हो सकता है। अगर वो अनफर्निश्ड है तो पीछे जो हमने निकाला सिर्फ वही कैलकुलेट करना है, अगर वो अनफर्निश्ड है पीछे जो हमने निकाला सिर्फ वही कैलकुलेट करना है। बट इन केस द हाउस इज फर्निश्ड, बट इन केस हाउस अगर फर्निश्ड है तो क्या होगा, हाउस अगर फर्निश्ड है तो क्या होगा, जो रेंट फ्री अकोमोडेशन का निकाला है वो हम ये मान रहे हैं वो अनफर्निश्ड का वैल्यू है, अनफर्निश्ड की वैल्यू हमने निकाल ली, तो फर्निश्ड की वैल्यू हम और उसमें एड ऑन कर देंगे। क्या होगी वो वैल्यू, अब ये हो सकता है फर्नीचर में भी दो केसेस पॉसिबल है, या तो उसका खुद का फर्नीचर है या फिर उसने हायर्ड पे लेके दिया है, या तो उसका खुद का फर्नीचर है या हायरिंग पे लेकर दिया है। अगर हायरिंग पे लेकर दिया है तो हायर चार्जेस उसमें ऐड हो जाएंगे, हायर चार्जेस जितने उसके चार्जेस लगे होंगे एम्प्लॉयर के वो उसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। बट इन केस फर्नीचर जो है, फर्नीचर ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का खुद का फर्नीचर है, तो क्या होगा 10% उसकी कॉस्ट मानेंगे, उसकी कॉस्ट का 10% हम ये मान लेंगे कि इतना बेनिफिट उसने एम्प्लॉय को दिया है। सिंपल सी बात मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, इट कैन बी फर्निश्ड हाउस और इट कैन बी अनफर्निश्ड ऑल्सो। अगर वो अनफर्निश्ड है तो सिर्फ जो हमने सीखा रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यू निकालनी, हम सिर्फ वही निकालेंगे। बट इन केस क्या है, अगर वो फर्निश्ड है तो फर्नीचर में भी टू केसेस, वो उसका खुद का फर्नीचर है या उसने हायरिंग पे फर्नीचर लिया है। अगर हायरिंग पे फर्नीचर लिया है तो जितना उसका पोर्शन होगा वो उसमें एड ऑन हो जाएगा। अगर वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होगा फर्नीचर तो क्या होगा 10% जो कॉस्ट है फर्नीचर की वो उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको अच्छे से डिफरेंशिएट भी हो गया होगा अलाउंसेस, रेंट अलाउंस और रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, ये हम लास्ट में एक बार, चलो एक बार देख लेते हैं, ये टॉपिक है नहीं बट स्टिल मैंने नोट्स में ऐड कर दिया है। लीव ट्रैवल कंसेशन, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घूमने के लिए छुट्टियों के लिए कुछ प्रोवाइड कर रहा है, छुट्टियां प्रोवाइड कर रहा है इन इंडिया ओनली, ध्यान रखिए इन इंडिया ओनली, आउटसाइड इंडिया की बात नहीं हो रही है, तो क्या होगा अगर वो एयर के थ्रू जा रहा है तो सिंपल सी बात है जो भी क्या होगा, जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ होगा और एयर फेयर इकोनॉमिक क्लास का जो फेयर है उसमें से जो लोअर होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। मान लो मुझे मिले 15,000 एम्प्लॉयर ने दिया, एक्चुअल में मेरा खर्च हुआ कितना 60, एक्चुअल में मेरा खर्च हुआ सिर्फ 10,000, और जो एयर इकोनॉमिक, जो अगर वो एयर के थ्रू मैं गया हूँ तो उसका इकोनॉमिक क्लास का जो फेयर था वो 8,000 था, तो दोनों में से एग्जम्प्ट कितना होगा, ओनली 8,000 एग्जम्प्ट होगा। सॉरी, अगर मेरे को क्या हुआ है, यहाँ तो पैसा नहीं मिल रहा है ना, पैसा तो यहाँ मिल नहीं रहा, अगर वो वैल्यू थी 15 की, अगर उसको वैल्यू ऑफ द परक्विजिट कितनी थी, उसकी जो वैल्यू थी वो 15 की थी, लेकिन गवर्नमेंट कहती है आप तो ऐसे क्या करोगे बिजनेस क्लास के टिकट बांटनी शुरू कर दोगे हर किसी पर्सन को, ये पॉसिबल नहीं है। तो जितनी वैल्यू थी उसमें से हम कितना डिडक्ट करेंगे, हम सिर्फ उतने की एग्जम्पशन देंगे, ये पार्टली एग्जम्प्ट का केस है, हम सिर्फ उतनी डिडक्शन देंगे जो दोनों में से लोअर होगा। लोअर क्या होगा, या तो एक्चुअल कितना लगा या फिर वो एयर की जो फेयर है इकोनॉमिक क्लास की वो रिड्यूस हो जाएगा।
बट इन केस आप अदर मोड से जा रहे हो, रेल वाला मोड है, तो एक्चुअल और रेल वाले मोड का जो फर्स्ट क्लास एसी की टिकट है उनमें से जो लोअर होगा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इन केस वहां पे रेल का कोई साधन नहीं है, नो रेल कनेक्टेड, बट अगर कोई अदर रिकॉग्नाइज सिस्टम है तो उसका फर्स्ट क्लास का टिकट ले लेंगे और एक्चुअल जो लोअर है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बट इन केस अदर सिस्टम भी नहीं है तो आप क्या करो, डिस्टेंस मापो, डिस्टेंस के हिसाब से फर्स्ट क्लास एसी वाले टिकट उतना डिस्टेंस में कितना पैसा लेता उतना आप एग्जाम कर दो। ये जस्ट आप एक रीडिंग दीजिएगा, दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया है, फ्री एजुकेशन। क्या दिया है, फ्री एजुकेशन। ध्यान रखिए चिल्ड्रन अलाउंस हम पढ़ चुके हैं, अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है 100 पर मंथ पर चाइल्ड, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मनी दी जा रही है, यहाँ पे मनी दी जा रही है, बट इन केस ऑफ वर्क विजिट उसको डायरेक्टली एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो चिल्ड्रन अलाउंस में क्या हुआ, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। अगर हॉस्टल था 300 पर मंथ पर चाइल्ड, 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। ठीक है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का दिया हुआ है। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि अगर वो डायरेक्टली एजुकेशन दे रहा है, ध्यान दीजिए मैंने इन टॉपिक्स को चार्ट में इसलिए कन्वर्ट कर दिया है क्योंकि आपको चार्ट के थ्रू जो रिटेनिंग कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है कि आपके माइंड में छप जाती है वो चीज। तो आइए देखते हैं क्या है यहाँ पे पोर्शन, जो फ्री एजुकेशन अगर दी है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दी है, फ्री एजुकेशन। में फिर से याद दिला दूं हम क्या पढ़ रहे हैं, पर विजिट एजुकेशन दी है तो उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की वजह से बेनिफिट मिला है एम्प्लॉय को। फ्री एजुकेशन अगर एम्प्लॉय को दी गई है, अगर एम्प्लॉय को एजुकेशन दी जा रही है तो वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। एम्प्लॉय इटसेल्फ को अगर एजुकेशन दी जा रही है तो वो क्या है, फुल्ली एग्जाम्प्ट है। बट इन केस ऑफ फैमिली, इन केस ऑफ फैमिली, एक सेकेंड प्लीज, इन केस ऑफ फैमिली देखिए, इन केस ऑफ फैमिली अगर वो चिल्ड्रन को दी जा रही है, अगर वो चिल्ड्रन को दी जा रही है तो उस जितनी भी वैल्यू की है उसने एजुकेशन प्रोवाइड करवाई है बच्चों को अप टू 1000 पर मंथ पर चाइल्ड। ध्यान रखिए नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन केसेस ऑफ वर्क विजिट, बट अलाउंस में मैक्सिमम 2 चाइल्ड था। तो अगर वो डायरेक्टली एम्प्लॉय को सर्विस दी जा रही है, एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है तो वो फुल्ली एग्जाम्प्टेड है। बट इन केस किसको दी जा रही है, फैमिली को दी जा रही है, इन केस फैमिली को दी जा रही है तो क्या होगा, अगर फैमिली को दी जा रही है तो उसमें भी देखना है चिल्ड्रन को दी जा रही है एसएससी के, अगर एसएससी के चिल्ड्रन को दी जा रही है तो उसको एग्जाम्प्ट है अप टू 1000 पर मंथ पर चाइल्ड। मान लो उसके बच्चों की फीस जाती है 4000 पर मंथ, बट 1000 पर मंथ ही एग्जाम्प्ट है तो क्या होगा 3000 हम उसकी वैल्यू में ऐड कर लेंगे। बट अगर अदर मेंबर्स को दी जा रही है तो जितनी भी कॉस्ट एम्प्लॉयर की लगी है वो एड ऑन हो जाएगी इन पार्ट ऑफ सैलरी। ध्यान दीजिए अगर एम्प्लॉय को सैलरी, एम्प्लॉय को एजुकेशन दी जा रही है तो क्या होगा, फुल्ली एग्जाम। अगर एम्प्लॉय को एजुकेशन दी जा रही है तो फुल्ली एग्जाम, बट इन केस फैमिली को दी जा रही है तो क्या होगा, चाइल्ड को है, अगर चिल्ड्रन के केस में है तो 1000 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम है। बट अदर फैमिली मेंबर्स को क्या है, अदर फैमिली मेंबर्स को जितनी भी कॉस्ट लगी है वो वैल्यू ऑफ वर्क विजिट में ऐड हो जाएगी। सबसे बड़ी बात डिफरेंस क्या है अलाउंस और इसमें, अलाउंसेस में मैक्सिमम 2 चाइल्ड का था, यहाँ पे क्या है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ चाइल्ड। और सबसे बड़ी बात चिल्ड्रन डज नॉट इंक्लूड ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन इसमें नहीं आने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्री एजुकेशन वाला पॉइंट। अभी नेक्स्ट है अगर गार्डनर वॉचमैन ये सब कोई सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, अगर गार्डनर वॉचमैन ये सब सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं तो फुल्ली टैक्सेबल। ध्यान रखिए वो डायरेक्टली एक पर्सन अपॉइंट कर देता है, ये आपकी देखरेख में रहेगा हर टाइम, ये आपका गार्डनर है तो टैक्सेबल फुल्ली है वो। अब ध्यान रखिए उसके बाद गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, गैस भी हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी वाटर। अगर वो बिजनेस खुद का है, अगर वो एम्प्लॉयर का बिजनेस है, खुद का बिजनेस है गैस इलेक्ट्रिसिटी का, तो ओनली जितना उसको कॉस्ट पड़ा वो उतना ही वैल्यू ऑफ वर्क विजिट में ऐड करेगा अंडर द सैलरी हेड।
बट इन केस वो उसका इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, एम्प्लॉयर का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है इस बिजनेस से, तो क्या होगा, जितने की उसकी मार्केट वैल्यू होगी, जो भी सर्विसेज दी है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, उसकी जो भी मार्केट वैल्यू होगी, मार्केट प्राइस इसका क्या बन जाएगा, परक्विजिट की वैल्यू बन जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी ट्रिकी जो बच्चों को लगता है, कौन सा पार्ट, मोटर कार। अगर मोटर कार की सर्विसेज दी जा रही हैं तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, अगर मोटर कार की सर्विसेज दी जा रही हैं तो हम इसको कैसे पढ़ने वाले हैं, अगर डायरेक्टली मोटर कार प्रोवाइड की जा रही है तो हम इसको कैसे पढ़ने वाले हैं, हम वो देखते हैं। देखिए, अब सबसे पहली बात प्लीज ध्यान से देखिएगा, अगर ये समझ जाएंगे तो इजी हो जाएगा, अदरवाइज ट्रिकी लगने लगेगा आपको। देखिए, मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाती चलूंगी मोटर कार, बट जो जो मैं बोल रही हूँ आपने वही स्टेप फॉलो करने हैं। मोटर कार, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या दे रहा है, मोटर कार दे रहा है। सबसे पहली बात बाइफरकेशन समझिए, हो सकता है हो सकता है जो मोटर कार है उसका ओनर कौन है, मोटर कार के केस में देखते हैं हम। देखिए, मोटर कार का ओनर कौन हो सकता है, देख, देखिए सबसे पहले अब मैं आपको बेसिक समझाती हूँ, फिर इस चार्ट पे आती हूँ। देखिए क्या होगा, हम क्या किस चीज की बात कर रहे हैं, मोटर कार की बात कर रहे हैं, है ना। मोटर कार, मोटर कार की अगर फैसिलिटी एम्प्लॉय को मिलती है, मोटर कार की फैसिलिटी अगर एम्प्लॉय को मिलती है तो क्या होगा, आपने सबसे पहले देखना है उसका पर्पस क्या है। अगर उसका पर्पस क्या है, ऑफिशियल पर्पस है, अगर वो ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो वो क्या है, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं लगेगी, क्योंकि उससे बेनिफिट एम्प्लॉय को पर्सनली नहीं हुआ है, पर्सनली एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं हुआ है, तो वैल्यू ऑफ वर्क विजिट कितनी आ जाएगी, जीरो। सबसे पहली बात आपने क्या देखनी है, मोटर कार, मोटर कार अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए दी गई है तो क्या होगा, मोटर कार अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए दी गई है तो वैल्यू ऑफ वर्क विजिट कितना हो गया, जीरो, क्योंकि उससे एम्प्लॉय का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें हम टू केसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मोटर कार है वो क्या है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मोटर कार कौन ओन कर रहा है, एम्प्लॉयर के नाम पे है। ठीक है, लेकिन जो उसको मेंटेन कौन कर रहा है, हो सकता है मेंटेन भी कौन कर रहा हो, एम्प्लॉयर ही कर रहा हो, और मेंटेन भी कौन करवा के दे रहा हो, एम्प्लॉयर ही करवा के दे रहा हो। लेकिन यहाँ हो सकता है एक केस ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने सिर्फ कार प्रोवाइड कर दी, मेंटेनेंस का खर्चा कौन उठा रहा है, एम्प्लॉय उठा रहा है, मेंटेनेंस का खर्चा कौन उठा रहा है, एम्प्लॉय उठा रहा है। ठीक है, ठीक है, अब हो सकता है इसके थ्री पर्पज हो, इसके क्या हो, थ्री पर्पज हो। अगर ये ऑफिशियल पर्पज में यूज हो रहा है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ऑफिशियल पर्पज कुछ नहीं है हमारे लिए, ये जीरो है। ऑफिशियल पर्पज हमारे लिए क्या है, जीरो, ऑफिशियल पर्पज क्या है, जीरो है। क्यों, क्योंकि ऑफिशियल पर्पज के लिए उससे एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। हो सकता है वो फुल्ली उसके पर्सनल यूज के लिए हो सकता है उसके फुल्ली पर्सनल यूज के लिए हो। एक बात बताओ, एम्प्लॉयर का कार, एम्प्लॉयर की कार यूज कर रहा है, सॉरी, एम्प्लॉयर की कार यूज कर रहा है एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर की कार कौन यूज कर रहा है, एम्प्लॉय यूज कर रहा है। तो क्या होगा, अगर वो फुल्ली पर्सनल के लिए यूज कर रहा है, देखो मैंने अपने मालिक से कार लिया, कार उनकी बेनिफिट मेरा, कार उनकी मैं अपनी पर्सनल फैमिली घुमा रही हूँ बीच में, तो क्या होगा, तो एक साल में कितना वैल्यू मुझे मिला है, हम ये मानेंगे डेप्रिसिएशन इज द वैल्यू ऑफ वियर एंड टीयर, हम यही मानते हैं डेप्रिसिएशन इज द वैल्यू ऑफ वियर एंड टीयर। तो हमने ये मान लिया उस कार की जितनी भी 10% कॉस्ट है, उस कार की 10% जितनी भी कॉस्ट है, अगर वो खुद की कार है, अगर उसने हायर पे लेके कार दी है तो वो अभी हम बाद में देखते हैं, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, नॉर्मली आप ये पैटर्न याद कीजिए,
जहां जहां हायर होगा वहां वहां 10% कॉस्ट को रिप्लेस करके हम क्या कर देंगे, हायर चार्जेस। अगर फुल्ली कार है, एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉय चला रहा है, एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉय चला रहा है फुल्ली पर्सनल यूज के लिए, तो 10% ऑफ द कॉस्ट उसकी क्या मान ली जाएगी, 10% ऑफ द कॉस्ट उसकी क्या मान ली जाएगी, वर्क विजिट मान ली जाएगी। अब एक बात बताओ, हो सकता है मेंटेनेंस कौन, इसमें मेंटेनेंस कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। कार तो दी उसने, तो कार की वैल्यू तो हमने ये ले ली, पर मेंटेनेंस की वैल्यू भी तो एम्प्लॉयर ने ही की, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा जितनी मेंटेनेंस की कॉस्ट एम्प्लॉयर ने की, जितनी जितनी मेंटेनेंस की कॉस्ट एम्प्लॉयर ने की, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ वर्क विजिट। ध्यान रखिए, अगर मेंटेनेंस की कॉस्ट नहीं हुई, आप नॉर्मली ये समझिए, अब ये देखो कि बेनिफिट कितना मिल रहा है। एक तो कार का बेनिफिट, ठीक है, तो कार के बेनिफिट के लिए हम हमेशा क्या ऐड करने वाले हैं, 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। क्या ऐड करने वाले हैं, 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, मतलब डेप्रिसिएशन की वैल्यू। उसके बाद डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो भी होती है वो हम ऐड करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एम्प्लॉयर ने ही मेंटेनेंस का खर्चा किया, तो ऑब्वियस सी बात है उससे भी बेनिफिट मिल रहा है, रट्टा नहीं मारना है, समझो, इससे भी बेनिफिट मिल रहा है, तो ये हो गया। अब एम्प्लॉय के केस में आ जाओ, कार किसकी है, एम्प्लॉयर की, कार किसकी है, एम्प्लॉयर की। अगर एम्प्लॉय ऑफिस में यूज कर रहा है, मेंटेनेंस भी किसने किया, एम्प्लॉय ने। कार है एम्प्लॉयर की, मेंटेनेंस कौन कर रहा है, एम्प्लॉय। कार कार किसके द्वारा ओन्ड है, एम्प्लॉयर के द्वारा, मेंटेनेंस कौन कर रहा है, एम्प्लॉय। तो देखो इसको बेनिफिट कितना मिला। ऑफिस वाला तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि ऑफिस वाला तो हमेशा ही क्या हो जाएगा, ऑफिस वाला तो हमेशा ही वैल्यू में ही नहीं आएगा। उसके बाद अगर वो पर्सनल यूज के लिए है, अगर वो क्या है, पर्सनल यूज के लिए, तो आप देखो क्या होगा, कितना बेनिफिट मिला मुझे। यहाँ पे देखो सबसे पहले कार किसकी, एम्प्लॉयर की, तो 10% ऑफ द कॉस्ट आ जाएगा, 10% ऑफ द कॉस्ट आ जाएगा, प्लस प्लस मेंटेन किसने किया, मेंटेनेंस की कॉस्ट आएगी क्या, नहीं आएगी, क्योंकि मेंटेन कौन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, तो सिर्फ 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट यानी कि डेप्रिसिएशन उसको बेनिफिट मिला है, इतना बेनिफिट मिला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हम फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं, अभी हम फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं, जब मोटर कार को ओन कौन कर रहा है, ओन कौन कर रहा है, मोटर कार को ओन कर रहा है, मोटर कार को कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर उसको ओन कर रहा है। अब आपने सबसे पहले देखना है, अगर वो ऑफिशियल पर्पस है उसको तो साइड कर दो, हमने पहले ही देख लिया ऑफिशियल पर्पस वाला, वो ऑफिस में यूज हो रहा है, मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसको छोड़ दो। उसके बाद आ जाओ, कार किसकी है, एम्प्लॉयर की। अब देखो कार एम्प्लॉयर की है, बट क्या हो गया, कार एम्प्लॉयर की है, बट उसको मेंटेन कौन कर रहा है, मेंटेन कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर ही मेंटेन करके दे रहा है, एम्प्लॉयर ही मेंटेन करके दे रहा है। अब कार है एम्प्लॉयर की, मेंटेन कौन कर रहा है, मेंटेन कौन कर रहा है, एम्प्लॉई मेंटेन कर रहा है। अभी दो केसेस थे, तीसरा केसेस तो हमने ऊपर पहले ही खत्म कर दिया, या तो वो पर्सनल यूज में आ सकती है, या फिर वो बोथ द पर्पस के लिए आ सकती है। ली उसने ऑफिस के लिए, बट कभी वो ऑफिस के थ्रू जा रहा है, कभी वो घर के कामों के लिए जा रहा है, तो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। वो देखते हैं आगे क्या होगा। पहले आप ये देखो, पर्सनल यूज के लिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पर्सनल यूज के लिए हो सकती है, बोथ यूज के लिए। कार देखो किसकी है, एम्प्लॉयर की, यूज कौन कर रहा है, एम्प्लॉय, बेनिफिट कार का तो मिल रहा है, कार का बेनिफिट तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा, तो 10% ऑफ कॉस्ट आ जाएगा, एक तो ये बेनिफिट है, प्लस इसमें भी 10% ऑफ द कॉस्ट बेनिफिट आ गया, ठीक है। अब देखो मेंटेन कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, तो मेंटेनेंस का खर्चा भी तो बेनिफिट मिला ना मुझे, नहीं तो मेरी पॉकेट से जाता। इसमें क्या हुआ, मेंटेनेंस का खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, तो मेरे को कोई भी बेनिफिट मेंटेनेंस का नहीं मिला, तो ये हो गया, ये हो गया, ध्यान दीजिए, समझ में आया, ये हो गया और ये हो गया। अब अगर वो बोथ द पर्पस के लिए यूज कर रहा है, अगर वो दोनों पर्पस के लिए यूज कर रहा है, क्या पढ़ा हमने, अगर वो बोथ द पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो क्या होगा, बोथ पर्पस के लिए अगर वो यूज कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमारे लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि कोई भी आप बाइफर्केशन पॉसिबल नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सीबीडीटी ने क्या किया, आपको एक लिमिट प्रोवाइड कर दी, 2400 1800, 2400, आप सिंपल समझो, 2400 1800, अगर वो 1600 सीसी तक है कैपेसिटी, जो मोटर कार है उसकी कैपेसिटी 1600 सीसी तक है, तो 1800 उसका मान लिया जाएगा खर्चा। अगर वो कितना है, अगर वो कितना है
अगर उसकी कैपेसिटी मोर देन 1600 सीसी है तो कितनी मान ली जाएगी, 2400 मान ली जाएगी, 2400 मान लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद मेंटेन अगर एम्प्लॉय कर रहा है बोथ, आप ऑब्वियस ही बात है मेंटेनेंस कुछ खर्चा एम्प्लॉय की पॉकेट से ऑलरेडी चला गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 600 900, यहाँ पे आ जाएगा 600 900 अमाउंट, यहाँ पे आ जाएगा 600 और 900। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगर मोटर कार किसकी है, एम्प्लॉय की है, मोटर कार किसकी है, एम्प्लॉय की है। मोटर कार किसकी है, अगर मोटर कार एम्प्लॉय की है तो क्या होगा। अब आप एक बात बताओ, मोटर कार एम्प्लॉय की है, यूज भी एम्प्लॉय कर रहा है, मेंटेन भी एम्प्लॉय करवा रहा है, तो इसमें कुछ आपको लग रहा है कि कुछ वैल्यू उसको मिली है, क्या कुछ वैल्यू मिली है, कुछ वैल्यू नहीं मिली है, क्यों, क्योंकि वो तो मेरा पर्सनल हो गया ना। आप ये देखो, आपको रट्टा भी नहीं लगाना, आप सिंपल देखो, कार भी मेरी, यूज भी मेरा, मेंटेनेंस भी मैं करवा रही हूँ, तो क्या मुझे कुछ वैल्यू बेनिफिट मिला है एम्प्लॉयर से, नहीं मिला है, तो यहाँ पे ये पोर्शन पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ पे कार तो थी एम्प्लॉय की, मेंटेन कौन करवा रहा है, एम्प्लॉयर करवा रहा है। अब आप खुद सोचो क्या बेनिफिट होगा, अगर वो पर्सनल के लिए है, अगर वो पर्सनल के लिए है तो क्या हो जाएगा, फुल्ली पर्सनल के लिए है तो क्या होगा, फुल्ली पर्सनल के लिए तो मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, ओनली मेंटेनेंस का मिल रहा है, तो सिर्फ मेंटेनेंस का खर्चा क्या हो जाएगा मेरे लिए, पर्क विजिट, मेंटेनेंस का खर्चा मेरे लिए पर्क विजिट। यहाँ पे क्या होगा, बोथ के लिए है, एम्प्लॉयर करवा रहा है ना खर्चा, तो 2400 1800 वो 1600 सीसी के हिसाब से हम ले लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मोटर कार, मोटर कार हमने सिंपल ऑफिस पर्पज अलग कर दो, फिर देखो ओन्ड बाय क्या है, यूज बाय, ओन्ड और मेंटेन, अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को, अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉय है तो एक ही मेंटेनेंस का ही बेनिफिट मैक्सिमम मिल सकता है। फिर आपने देखने कहाँ यूज हो रहा है, अगर डायरेक्टली ही प्राइवेट यूज हो रहा है, पर्सनल यूज हो रहा है, तो आप बाइफरकेट कर पाओगे, पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन उसको दे दो, बट अगर दोनों जगह यूज हो रहा है तो हमारे लिए बाइफरकेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या किया गया, इसलिए क्या किया गया, एक लिमिट प्रोवाइड कर दी गई 2400 1800 1600 सीसी के हिसाब से, अगर अप टू 1600 सीसी है तो 1800, अगर मोर देन 1600 सीसी है तो 2400। ये हमारा खत्म होता है यहाँ पे पर्क्विजिट की वैल्यू, पर्क्विजिट हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। अब जब हमने ग्रोस सैलरी कैलकुलेट कर ली होगी, ये सब क्या बेसिक लिया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स लिए, अलाउंसेस लिए, पर्क्विजिट लिए, ये सब लेके हमने बेसिक सैलरी कैलकुलेट करी, फिर लेस होंगी कुछ चीजें, क्या लेस होगा, सबसे बड़ी बात, ऑल द एम्प्लॉइज के लिए क्या लेस होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ध्यान रखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन है सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A में, ध्यान रखिए जो डिडक्शन है वो सेक्शन 16 में है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A, वो क्या कहता है, वो डिडक्शन देता है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A क्या दे रहा है आपको, डिडक्शन दे रहा है। सेक्शन 16 1A डिडक्शन कितनी दे रहा है, 50,000 और सैलरी विच एवर इज लोअर। आप बताओ अगर आपकी सैलरी 4 लाख है तो आपको कितना डिडक्शन मिल जाएगा, अप टू 50, दोनों में से जो लोअर होगा ना उसका मिल जाएगा, सैलरी कम है तो उतना, अगर नहीं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 की, देखिए आप ये समझिए 50,000 तक आपको मिल सकता है, ठीक है, 50,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अगर आपकी सैलरी ही 40 है तो भी क्या आप 50 लेके कहोगे रिफंड दो, नहीं, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये हमने पहले कई बार बात छेड़ी इसकी, एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या है, एंटरटेनमेंट अलाउंस देखिए क्या होता है, जो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए तो फुल्ली टैक्सेबल है। अब अलाउंस है, ये अलाउंस है तो अलाउंस हमने देखा है कि ऊपर आना चाहिए जी, जो अलाउंस है, जो अलाउंस मिल रहा है वो क्या होगा, वो एक बार अलाउंस में ऐड होगा फिर नीचे डिडक्ट होता है, एक बार ऐड होगा अलाउंस में फिर अलाउंस की डिडक्शन मिलती है। तो अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली टैक्सेबल है, मतलब सिर्फ ऐड होगा डिडक्शन नहीं होगी, बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐड तो होगा क्योंकि वो अलाउंस का पार्ट है, बट डिडक्शन कितनी है, 5,000 और 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 5,000 और 20% ऑफ बेसिक सैलरी, दोनों में से जो लोअर है वो उसका माइनस कर देंगे, वो उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्या मिल जाएगी एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर।
उसके बाद देखिए क्लोज टू इसका है। उसके बाद आता है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स क्या है? अगर एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, तो आप एक बात बताओ, बेनिफिट मिल रहा है तो पहले सैलरी में ऐड होगा ना, बेनिफिट है तो सैलरी में एज अ परक्विजिट ऐड होगा, सैलरी में क्या हो जाएगा? एज अ परक्विजिट ऐड हो जाएगा। फिर देन डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन कितनी मिल जाएगी? डिडक्शन मिलेगी इफ द पेड बाय एम्प्लॉय डायरेक्टली, तो कोई डिडक्शन नहीं है। अगर एम्प्लॉयर ने पे किया तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अब ध्यान दीजिए एक बार, थोड़ी शायद मिस्टेक हो गई है इसमें। अगर पेड बाय एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने पे किया ऑन बिहाफ पे, तो पहले परक्विजिट बनेगा। परक्विजिट बनेगा डिडक्शन तो दोनों में ही होगी, सॉरी मैं शायद गलत बोल गई। क्या होगा? सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयर ने पे किया एम्प्लॉय के बिहाफ पे, तो मुझे बेनिफिट मिला, सबसे पहले मुझे बेनिफिट मिला तो वो ऐड हो जाएगा, फिर नीचे प्रोफेशनल टैक्स लेस हो जाएगा। सेकंड केस, अगर डायरेक्टली एम्प्लॉय ने पे किया तो क्या ऐड होगा? ऐड नहीं होगा, क्योंकि वो खुद पे कर रहा है, उसको बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, बट प्रोफेशनल टैक्स के नाम पे उसको डिडक्शन मिल जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स के नाम पे उसको डिडक्शन मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ सैलरी। सैलरी हमने कंप्लीटली फिनिश कर दिया है। कितने, आज कितना टाइम लगा हमें इसको फिनिश करने में? अप्रोक्सीमेट 1 आवर होने वाला है हमें। 1 आवर 3 क्लासेस लगा लो हमें लगी हैं, और हमने कर लिया है नॉट ओनली पास्ट के बेसिस पे, बट कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने इसमें कवर करवा दिया है, ताकि कोई भी चांस अगर हो पेपर हार्ड होने का तो यहाँ से पिक हो सकती हैं चीजें। तो प्लीज आप अच्छे से कर लीजिए, प्लीज आप अच्छे से कर लीजिए। तो अभी हम रिवाइज करते हैं। अभी हमने आज जितना भी पढ़ा, एक काम करेंगे, जो क्विक फुल रिवीजन का सेशन है वो हम कल रखते हैं। जो ये नहीं तो ये लेक्चर क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, बट जो आज हमने किया वो हम अभी रिवाइज कर लेते हैं, है ना? जो आज किया वो रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कल वाला तो आपको लास्ट के 4 to 5 मिनट्स में मिल जाएगा, बट कल आते ही आई प्रोमिस 10 to 15 मैक्सिमम 20, इससे ऊपर नहीं। इतने मिनट्स में क्या करेंगे, हम फुल सैलरी कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे। तो अभी हम आज का पोर्शन फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आज का पोर्शन हम फटाफट से रिवाइज करते हैं। आज हमने स्टार्ट किया कुछ अलाउंसेस जो फुल्ली टैक्सेबल है, मेडिकल अलाउंस भी उसमें ऐड हो जाएगा, डीए हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया। कुछ हमने पढ़े थे एक्सपेंडिचर बेस्ड, कुछ लिमिट बेस्ड, वो हमने पढ़े। उसके बाद जो बच गए वो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं अलाउंस। फिर हम आए वर्क विजिट पे। वर्क विजिट का मतलब क्या होता है? वर्क विजिट का मतलब वो बेनिफिट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है नॉन मॉनेटरी फॉर्म में। ध्यान रखिए, या तो वो रीइंबर्स कर रहा है नॉन मॉनेटरी फॉर्म में, अगर उसको डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है कि आप कर लो खर्चा, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारे लिए हो जाएगा, ध्यान रखिए, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अलाउंस हो जाएंगे वो। बट हमने क्या पढ़ना है? पर्क विजिट, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, डायरेक्ट उसको बेनिफिट मिल रहा है। सबसे पहले हमने पढ़ा एग्जाम्प्टेड, फटाफट से देखेंगे। हमने पढ़ा एग्जाम्प्टेड। एग्जाम्प्टेड में फूड, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फूड प्रोवाइड करे एग्जाम्प्टेड, मोबाइल टेलीफोन एग्जाम्प्टेड, कंप्यूटर एग्जाम्प्टेड, ट्रेनिंग एग्जाम्प्टेड, टी स्नैक्स एग्जाम्प्टेड, लोन का केस हमने पढ़ा था अप टू 20,000 है तो उस पर मिलने वाला बेनिफिट एग्जाम्प्टेड, बट मोर देन 20,000 है तो उस पर मिलने वाला बेनिफिट एग्जाम्प्टेड नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा, एज पर्क विजिट सैलरी में ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था? उसके बाद हमने स्टार्ट किया था मेडिकल फैसिलिटी। अगर मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, मेडिकल अलाउंस मिल रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल, लेकिन अगर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो क्या था? 3 केसेस में एग्जाम था, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। एम्प्लॉयर का कोई हॉस्पिटल है या फिर कोई ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसको सीबीडीटी ने क्या किया हुआ है? अप्रूव किया हुआ है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पे क्या हो जाएगा? एग्जाम। अदर देन कोई भी होगा फुल्ली टैक्सेबल। अगर आउटसाइड इंडिया है तो आरबीआई जितना अप्रूव करेगी, एक कंटेंट अलाउड होता है साथ में जाने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा हाउस रेंट अकोमोडेशन। हाउस रेंट अकोमोडेशन में क्या होगा? अगर डायरेक्टली हाउस प्रोवाइड किया जा रहा है, हमने कहा था हाउस क्या हो सकता है? हाउस ओनर का खुद का भी हो सकता है, सॉरी एम्प्लॉयर का, और हाउस वो हायर पे लेकर, हायरिंग पे भी दे सकता है। हायर पे खरीदा उसने, हायर पे लिया, फिर उसको दिया। अगर उसका खुद का घर है, वो एम्प्लॉय को दे रहा है, तो क्या था? तो हम पॉपुलेशन में जाएंगे। लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन है तो 7.5% ऑफ सैलरी। मोर देन और इक्वल टू 10 लाख है बट लेस देन 25 है तो 10% ऑफ सैलरी। 7.5%, 10%, 15% मोर देन 25 में, तो क्या हुआ? मोर देन 15% ऑफ सैलरी हो जाएगा इन केस पॉपुलेशन इज मोर देन 25 लाख। हायर्ड है अगर, तो एक्चुअल जितना उसने भाड़ा भरा उसका वो, और 15% ऑफ सैलरी, दोनों में से जो लोअर है वो एग्जाम हो जाएगा।
वो वैल्यू ऑफ वर्क विजिट हो जाएगा, सॉरी वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ वर्क विजिट हो जाएगा। क्योंकि हम क्यों निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ वर्क विजिट, क्योंकि उसको बेनिफिट मिल रहा है, वो बेनिफिट पैसे में होता तो डायरेक्टली सैलरी बन जाती, पैसे में नहीं है तो उस वर्क विजिट की वैल्यू निकाल के उसको हम सैलरी में ऐड कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा, लेस देन 10 लाख में 7.5% ऑफ सैलरी, 10 से 25 वाले में हमने क्या पढ़ा, 10% ऑफ सैलरी, 7.5%, 10%, फिर अगर मोर देन 25 लाख है पॉपुलेशन तो 15% ऑफ सैलरी। बट इन केस हायरिंग वाला केस है तो रेंट पेड, जितना रेंट पे किया और 15% ऑफ सैलरी, वो क्या बन जाएगा, वर्क विजिट बन जाएगा। हमने पढ़ा था रेंट फ्री अकोमोडेशन में सैलरी कुछ बहुत ही अलग थी, इजी वे क्या है, सब कुछ ले लो, वर्क विजिट को छोड़ दो, सारे वर्क विजिट छोड़ दो, सारे पॉपुलेटेड छोड़ दो और वो चीजें छोड़ दो जो रिटायरमेंट वाली थी, और वो लमसम मिली होंगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, लमसम मिली होंगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ भी एम्प्लॉय से चार्ज किया वो लेस हो जाएगा, क्योंकि वो उससे बेनिफिट नहीं, वो उसको बेनिफिट में काउंट नहीं होगा। अगर मैंने उससे कुछ चार्ज कर लिया एम्प्लॉय से तो वो बेनिफिट से रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उतना बेनिफिट का अमाउंट एम्प्लॉय ने पे कर दिया है। अब क्या था नेक्स्ट, हाउस फर्निश्ड भी हो सकता है, अनफर्निश्ड भी, अगर फर्निश्ड हाउस है फर्निश्ड भी हो सकता है, अनफर्निश्ड भी, तो दोनों केसेस में पिछला पोर्शन तो निकालना ही है, पिछला पोर्शन तो निकालना ही है। अगर अनफर्निश्ड है तो वो क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू नहीं आएगी। बट इन केस फर्नीचर है, फर्नीचर के भी टू केसेस, फर्नीचर एम्प्लॉयर का है या फिर हायरिंग पे है। अगर हायरिंग पे है तो ऑलवेज हायर चार्जेस इंक्लूड कर दो जो आपने पीछे अमाउंट निकाली उसमें। उसके बाद अगर ओन्ड बाय है तो हम ये मानेगी 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर उसमें ऐड हो जाएगी। फिर हमने देखा था लीव ट्रेवल कंसेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार आप देख लीजिएगा, सिंपल है। अगर एयर से है तो इकोनॉमिक, जो इकोनॉमी वाली जो सीट होती है उसका जो फेयर है वो हो जाएगा, और अगर वो रेल से है तो रेल वाला, इकोनॉमी फर्स्ट क्लास एसी वाला, अगर वो अदर मोड है तो क्या रिकॉग्नाइज मोड है तो उसके हिसाब से, फर्स्ट क्लास के हिसाब से, अगर रिकॉग्नाइज मोड नहीं है तो लेंथ माप के उसका डिस्टेंस लेके क्या करेंगे, जो रेल का होगा चार्ज वो ले लेंगे, उनमें से एग्जाम क्या हो जाएगा, जितना मिला और लेस देन जो भी हमने लिमिट्स पढ़ी, मिला और ये दोनों में से लेस वाला एग्जाम हो जाएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था, अगर नेक्स्ट टॉपिक क्या था, फ्री एजुकेशन अगर दी जा रही है। हमने कहा था फ्री एजुकेशन एक हमने अलाउंस में भी पढ़ी, और अगर पैसे दिए जा रहे हैं तो वो अलाउंस हुआ, अगर डायरेक्टली एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है तो पर्क विजिट, अगर एम्प्लॉय को दी जा रही है तो फुल्ली एग्जाम, एम्प्लॉय को दी जा रही है तो फुल्ली एग्जाम, अगर फैमिली को दी जा रही है तो देखेंगे चिल्ड्रन है या अदर है, चिल्ड्रन है तो क्या होगा 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, नो लिमिट ऑन चाइल्ड, 1000 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम है। बट इन केस अदर फैमिली मेंबर तो जितनी भी वैल्यू है उसको सैलरी का पोर्शन मान के पर्क विजिट मान के सैलरी में ऐड कर देंगे, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन चाइल्ड। और हमने क्या पढ़ा था, ग्रैंड चिल्ड्रन और नोट द चिल्ड्रन, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। गार्डनर वगैरह, वॉचमैन वगैरह हुआ तो फुल्ली टैक्सेबल। गैस इलेक्ट्रिसिटी अगर उसका खुद का है तो कॉस्ट वाला टैक्सेबल, कॉस्ट वाला टैक्स पर्क विजिट बन जाएगा, अगर अदर है तो मार्केट वाला टैक्स बन जाएगा। फिर देखते हैं मोटर कार, मोटर कार हमने क्या देखा, अगर ऑफिसर वाला है, अगर ऑफिस पर्पज के लिए तो उसको छोड़ दो, पहले ही हटा दो, ऑफिस पर्पज आपने पहले पर्पस देखना है, अगर ऑफिस पर्पस है तो उसको छोड़ दो, चार्ट पे नहीं जाना है, तो वो क्या हो जाएगा जीरो, वो क्योंकि वो बेनिफिट मिला ही नहीं है हमें। उसके बाद क्या केस बनता है, अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, गाड़ी किसकी थी, गाड़ी मोटर कार किसकी थी, एम्प्लॉयर की, और मेंटेनेंस दो जने हो सकते हैं, मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर दे रहा है या फिर मेंटेनेंस एम्प्लॉय दे रहा है। अगर मेंटेनेंस एम्प्लॉयर दे रहा है तो कितना बेनिफिट मिला, अगर मैं फुल्ली पर्सनल यूज कर रही हूँ तो कितना बेनिफिट मिला, कितना बेनिफिट मिला, गाड़ी भी एम्प्लॉयर की थी तो 10% ऑफ कॉस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो मेंटेनेंस चार्जेस है, ठीक है। इन केस मेंटेन तो एम्प्लॉय कर रहा है तो सिर्फ उसको कितना गाड़ी का बेनिफिट मिला, तो 10% ऑफ कॉस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर वो दोनों में यूज होता है, दोनों में यूज होता है तो बाइफरकेशन नहीं कर पाते हैं हम, इसलिए क्या हुआ, लिमिट सेट कर दी गई। अगर अप टू 1600 सीसी है गाड़ी तो 1800, अगर अब मोर देन 1600 है तो 2400। अगर एम्प्लॉय करवा रहा है मेंटेनेंस, एम्प्लॉय ऑब्वियसली बात है, एम्प्लॉय मेंटेनेंस करवा रहा है तो एम्प्लॉय के पॉकेट से कुछ पैसा जा रहा है, मीन कुछ कम लिमिट सेट की होगी। कम लिमिट वो क्या है, 600 और 900, 600 900 की लिमिट है, तो क्या होगा 600 900 की लिमिट है। अप टू 1600 सीसी 600 और मोर देन 1600 सीसी कितना हुआ 900। सेकंड केस क्या था, गाड़ी एम्प्लॉय की है, मेंटेन भी एम्प्लॉय करा रहा है, यूज भी एम्प्लॉय कर रहा है, तो उसको कट कर दो, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा एम्प्लॉयर से बेनिफिट मिला नहीं है। सेकंड था, अगर गाड़ी एम्प्लॉय की है और एम्प्लॉयर मेंटेन करवा के दे रहा है तो बेनिफिट कितना हुआ, सिर्फ अगर फुल्ली प्राइवेट यूज के लिए मैं यूज करी तो बेनिफिट कितना हुआ, मेंटेनेंस चार्जेस। अगर 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 बहुत
बोथ के लिए यूज कर रही हूँ तो एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है। आप नीचे वाला देखो, अगर एम्प्लॉयर करवा रहा है तो हाई वाली लिमिट आ जाएगी 2400 और 1800। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा फिनिश हुआ चैप्टर सैलरी। क्या फिनिश हो गया? सैलरी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा ये चैप्टर। थैंक यू सो मच। आप इतना प्यार दे रहे हैं, लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बट हाँ, जाने से पहले ध्यान रखिए हम कल क्या करने वाले हैं? क्विक रिवीजन। क्या करने वाले हैं हम? क्विक रिवीजन ऑफ फुल सैलरी। बट ये आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने मेरे डिटेल्ड लेक्चर अच्छे से फॉलो किए हैं। प्लस हम क्या करने वाले हैं? पास्ट ईयर क्वेश्चंस। क्या करने वाले हैं? हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सैलरी के ऊपर कंप्लीट पास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे कल हम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।